हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए जैसा कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में आने वाले टाइम पे पटवारी, सेक्रेटरीट, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का भी पेपर कंडक्ट होना बाकी है। इसके अलावा और भी पेपर है जो लाइन में है। तो देखिए हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो पेपर कंडक्ट करवाता है उसके जितने भी पीवाईक्यू होंगे जो अब तक उसने कंडक्ट करवाए हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जब आप पेपर में जाओ उससे पहले एक पर्सपेक्टिव मिल सके कि हमारे जो कमीशन है वो कैसे क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने अब तक एक भी पेपर नहीं दिया है तो इस सीरीज से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पेपर है वो कौन सा है? टीचर मैथमेटिकल पोस्ट कोड 26003 की शिफ्ट नंबर 1। जो इस पेपर में हम कौन सा एरिया कवर करेंगे जो सभी के लिए कॉमन है। देखिए मैथमेटिकल का पेपर है, मैथ का पेपर है, तो हमने इसमें मैथ वाला एरिया नहीं लिया है, वही एरिया लिया है हमने जो सभी के लिए कॉमन है, जो सब पेपर में कॉमन एरिया रहता है। तो देखिए अगर हम देखें इस पेपर में जो कॉमन एरिया है उसमें से कौन कौन से एरिया को कमीशन ने टच किया है, तो आप देखोगे जो कमीशन ने लिखा था सिलेबस में वो सभी के सभी एरिया उसने टच किए। बेशक किसी एरिया से उसने कम सवाल पूछे, किसी से ज्यादा पूछे, लेकिन हर एरिया उसने टच किया। इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एचपीजीके एंड करंट अफेयर, हर एरिया से उसने सवाल पूछे। तो देखिए अगर हम देखें सबसे ज्यादा उसने किस तरफ को अपना झुकाव रखा? इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी। उसके अलावा उसने हर एरिया को टच किया, लेकिन इस पेपर में उसने इन 3 एरिया की तरफ ज्यादा झुकाव अपना रखा है। ठीक है, तो हमारे को यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि कमीशन जो उसने सिलेबस में लिखा है उससे हर एरिया को वो टच कर रहा है, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी हम कोई भी एरिया छोड़ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हर एरिया से सवाल आ रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन से पेपर में कमीशन किस एरिया से ज्यादा सवाल पूछ रहा है, यानी हमें हर एरिया पढ़ना है। ये एक बात यहां से क्लियर हो गई। जो हम पीवाईक्यू देखते हैं उससे क्या क्या चीजें क्लियर होती है, ये चीजें भी क्लियर होती है कि कौन से एरिया से सवाल पूछ रहा है। तो यहां से ये क्लियर हुई कि हर एरिया से वो सवाल पूछ रहा है। तो देखिए अब हम सबसे पहले करेंगे इंग्लिश को शुरू। तो अगर हम देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर हाईलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस लिखा गया है, आपने इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। किस पूरे सेंटेंस की जगह क्या एक वर्ड है जो यहाँ पर फिट हो सकता है। अब ऑप्शन 4 दिए गए हैं, स्कैवेंजर्स, कैनिबल, पैरासाइट, प्रीडेटर। ठीक है, अब देखिए इनमें से दो एक ऑप्शन ऐसे हैं जो बहुत आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो उनमें हमारे को कंफ्यूजन हो सकती है। हम क्या करते हैं पेपर में, हम 50-50 हो जाते हैं, दो ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि किस आंसर पे जाएं। तो इसमें आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें हर ऑप्शन को आपको बताएंगे कि हर ऑप्शन का क्या मतलब है, ताकि आपको आंसर तो पता हो लेकिन ये भी पता हो कि अगर आपको ये वर्ड फिर से कहीं पेपर में देखने को मिले तो इसका मतलब भी पता हो। ठीक है, पर्सपेक्टिव आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्कैवेंजर्स था। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। ठीक है, जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अपने ही प्रजाति के हों, वो दूसरे मरे हुए जानवरों का भी मांस खाते हैं। कैनिबल कौन होते हैं? कैनिबल होते हैं हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मांस खाते हैं किनका? अपनी ओन प्रजाति का, अपनी ओन प्रजाति का। ठीक है, तो यानी हमारे से पूछा गया था द ट्राइबल लेजेंड स्पोक ऑफ अ क्रिएचर दैट ईट द फ्लैश ऑफ इट्स ओन काइंड। तो इससे तो पता चल गया हमारे को कि बी हमारा सही आंसर। ठीक है, लेकिन अभी हम अपने पूरे के पूरे 4 ऑप्शन देख लेंगे, ताकि कभी ना कभी हो सकता है कि इसी से पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको ठीक कर सकें। ठीक है, पैरासाइट, पैरासाइट का क्या मतलब होता है? परजीवी। परजीवी कौन होते हैं? परजीवी होते हैं जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, और उन्हीं के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमरबेल। कौन सी है? अमरबेल। अमरबेल क्या होती है? एक पेड़ पे लगी होती है और वो अपने आप फूड नहीं बनाती, वो पेड़ मेहनत करता है और वो आराम से अपना गुजारा कर लेती है। ठीक है, प्रीडेटर, प्रीडेटर कौन होते हैं? अब देखिए स्कैवेंजर्स और प्रीडेटर में हमारे को थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये क्या खा रहे हैं? फ्लैश ऑफ, क्या करते हैं? डेड एनिमल का मांस खाते हैं। और यहाँ पर प्रीडेटर क्या करते हैं? प्रीडेटर करते हैं ये एनिमल अपना शिकार ढूंढते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें मारते हैं, फिर उन्हें खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था? डेड एनिमल को खा रहे हैं कौन? स्कैवेंजर्स। इसमें क्या एग्जांपल है? गिद्ध हो गई हमारी। ठीक है, और प्रीडेटर में हमारे हो गए जैसे कि शेर हो गया हमारे पास। उसके अलावा जो शिकार ढूंढते हैं, अपना शिकार ढूंढते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? हमारे पास अपना शिकार ढूंढेंगे, उसके बाद उन्हें खाएंगे। जरूरी नहीं कि अपनी ही प्रजाति के हो, जो उन्हें शिकार मिल गया वो उन्हें खा देंगे, पकड़ेंगे और उन्हें मारेंगे और फिर खाएंगे। तो ये थे हमारे 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में आपको पता लग गया होगा, स्कैवेंजर्स, कैनिबल, पैरासाइट एंड प्रीडेटर। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? जो फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स,
डेड एनिमल का मांस खाते हैं, जरूरी नहीं अपनी ही प्रजाति के। कैनिबल कौन हो गए? जो अपनी ही प्रजाति के क्या करते हैं? मांस खाते हैं। पैरासाइट, पैरासाइट हो गए जो डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? दूसरे पर, जैसे अमरवीर। प्रिडेटर कौन होते हैं? ये क्या करते हैं? पहले शिकार ढूंढते हैं, फिर उन्हें मारते हैं और फिर उन्हें खाते हैं। ठीक है, ये लग गया आपको पता। अब सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन। बोला गया है कि इस वर्ड को, ये जो वर्ड है ना एंटरिंग, जिसको इन्होंने अलग रंग से बताया गया है, किसकी जगह कौन सी वर्ब और आ सकती है वो हमें बतानी है। तो हमारे को चारों का, हम इसमें क्या करेंगे, पूरे के पूरे 4 ऑप्शन देख लेंगे, फिर आप आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास एंटरिंग का क्या मतलब होता है? एंटरिंग का मतलब होता है कुछ नई चीज को शुरू करना, स्टार्ट करना, बिगनिंग। ठीक है, बिगनिंग किसी नई चीज की, जर्नी शुरू होना। ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होना, ये हो गया ना कि एंटरिंग होना कि नई चीज की शुरुआत करना। अब एम्पावरिंग क्या होता है? एम्पावरिंग वर्ड में ही आपको पता चल रहा होगा कि क्या करना, किसी को पावर मिलना। ठीक है, समवन, किसी को पावर मिलना या कॉन्फिडेंस मिलना। यहाँ पर ये वर्ड स्टेबल नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि नई शुरुआत बतानी है हमारे को। यहाँ पर तो किसी को पावर मिल रही है, किसी को कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वो नई शुरुआत नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एम्बार्किंग, एम्बार्किंग का क्या मतलब होता है? एम्बार्किंग का मतलब होता है स्टार्टिंग और बिगिनिंग ऑफ जर्नी, प्रोजेक्ट, वेंचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला वर्ड इसके साथ सीधे सीधे तौर पे जा रहा है। तो हमारे को यहां से पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। तो एक बार हम तीसरा देख लेते हैं, एनकरेजिंग। एनकरेजिंग का क्या मतलब होता है? इसमें क्या किया जाता है? हम सपोर्ट देते हैं किसी को, या किसी को कॉन्फिडेंस देते हैं, या खुद को सपोर्ट देते हैं या कॉन्फिडेंस देते हैं। हम खुद को एनकरेज करते हैं कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये यहाँ पर नई शुरुआत तो नहीं है, हम खुद को क्या कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं थोड़ा। एनलाइटनिंग, एनलाइटनिंग का क्या मतलब होता है? किसी को नॉलेज देना या न्यू इंसाइट मिलना। ठीक है, अब देखिए जैसे आप इस PYQ सीरीज को देखेंगे तो हो सकता है कि आप जो पहले पढ़ रहे थे या जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा बदलाव आए, आपको अपनी कमियां पता चले। ठीक है, तो एनलाइटनिंग वो हो गया। तो हमने अब तक इंग्लिश के 2 क्वेश्चन किए और उसके ऑप्शन भी पूरे के पूरे कंप्लीट किए। अब देखिए, अगर हम देखें अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हिज आर्ग्यूमेंट वाज सुपरफिशियल एंड फेल्ड टू एड्रेस द कोर इश्यू। देखिए यहां से आपको ये पता चल रहा है कि उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो ऐसा ही था एंड वो फेल हो गया। क्या? जो कोर इशू था ना, जो मेन इशू था, उसको एड्रेस करने में ही वो फेल हो गया। ठीक है, अब इनमें से अपोजिट वर्ड बताना है। एंटोनी मतलब अपोजिट वर्ड बताना है इस वर्ड का, सुपरफिशियल वर्ड का अपोजिट वर्ड बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे को सुपरफिशियल वर्ड को समझना होता है। इसका क्या मतलब होता है? जो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करे, इधर उधर की बातें करे, डेप्थ को वो मिस कर दे। ये हो गया। इसी सेंटेंस से हम इस बात को समझ गए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने यहाँ तक सेंटेंस पढ़ा, ठीक है, लेकिन जैसे हमने कंप्लीट किया सेंटेंस वैसे ही हमारे को थोड़ा सा इससे आइडिया लग गया। अब देखिए अपोजिट सुपरफिशियल वर्ड का क्या होगा? डीप में जाना, क्योंकि इसमें इसका क्या मतलब हुआ सुपरफिशियल का? कि डीप में नहीं जाना, ऊपर ऊपर की बातें करना। या तो इसका क्या मतलब होगा? इसका अपोजिट क्या होगा? कि कोई डीप में जाए। ठीक है, थॉरो बताए, थॉरो पूरी की पूरी बात को डिटेल में बताए, या फिर मीनिंगफुल बात करे। ठीक है, ये हो सकता है। तो देखिए प्रोफाउंड का मतलब अगर हम देखें, इसका मतलब होता है डीप। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? कि डीप जाना, किसी बात का ग्रेट इंसाइट बताना। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या गया सही का सही? एंटोनिम कौन सा गया इसका? प्रोफाउंड। ये आंसर पता चल गया, यानी ए इसका सही आंसर है। अब दूसरा देख लेते हैं हम, स्टर्न। इसका क्या मतलब होता है? स्ट्रिक्ट और सीरियस। क्या मतलब होता है इसका? स्ट्रिक्ट या फिर सीरियस। तो ये तो इसका अपोजिट नहीं है। इसका मतलब तो क्या था? सुपरफिशियल का मतलब था कि ऊपर ऊपर की बातें करना, डीप में नहीं जाना। लेकिन स्टर्न का क्या मतलब होता है? कि सीरियस रहना या स्ट्रिक्ट होना। तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक क्या होता है? लैकिंग इंटरेस्ट और कंसर्न। लैकिंग इंटरेस्ट, ठीक है, लैकिंग इंटरेस्ट। तो ये भी इसका जो अपोजिट वर्ड है वो नहीं बना। शैलो, शैलो जो है हमारे पास वो सिनोनिम्स है किसका? सुपरफिशियल का। ठीक है, तो यहां से हमारे को 2 चीजें पता चली कि जो सुपरफिशियल है उसका हमारे को सिनोनिम्स भी पता चला, शैलो। ठीक है, शैलो पता चला। एम्पैथेटिक का क्या मतलब होता है? लैकिंग इंटरेस्ट और कंसर्न। ठीक है, उसके अलावा स्टर्न का क्या मतलब होता है? स्ट्रिक्ट और सीरियस। प्रोफाउंड का क्या मतलब होता है? डीप, शोइंग ग्रेट इंसाइट। तो आपको भी इससे ग्रेट इंसाइट मिलेगा जब आप इस वीडियो को देख लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम टू द सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ही डिसाइडेड टू स्टॉप ट्राइंग आफ्टर सेवरल फेलियर्स। उसने बहुत सारे लगातार आने वाले फेलियर के बाद उसने क्या सोचा कि अब बस, अब नहीं करना। ठीक है, ये मतलब हमारी नजरों में इसका ये मतलब आया। अब देखिए हमने सेंटेंस समझा कि ही डिसाइडेड टू स्टॉप ट्राइंग आफ्टर सेवरल फेलियर। अब उसने क्या कर दिया? पर्सन ने क्या कर दिया? गेव अप कर दिया, क्विट कर दिया। क्या कर दिया? गेव अप कर दिया, क्विट कर दिया। क्योंकि उसने क्या फेस किए?
बहुत सारे फेलियर फेस किए। यही था इसका मतलब। अब इसका क्या बताना है, इडियम बताना है जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो ए ऑप्शन है, गो डाउन इन फ्लेम्स, तो इसका क्या मतलब होता है कि बुरी तरीके से हार जाना, बुरी तरीके से हार जाना। तो यहाँ पर कहीं भी नहीं बताया गया है कि वो गिविंग अप कर रहा है, वो हार गया है बुरी तरीके से। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइन्स, तो रीड बिटवीन द लाइन का क्या मतलब होता है कि अंडरस्टैंड करना हिडन मीनिंग को भी। ठीक है, तो यहाँ पर तो गिविंग अप नहीं हुआ। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू बी एग्जैक्टली करेक्ट। क्या होगा, एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर तो गिव अप का कोई हमारे को नहीं शो हुआ। ठीक है, थ्रोन इन द टावल, थ्रोन इन द टावल, तो ये क्या मतलब हुआ, मीन्स टू गिव अप और क्विट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। तो अगर हम देखें, हमने 4 के इसके अलावा, इस इडियम के अलावा 4 और पढ़, 3 और पढ़ लिए। ठीक है, गो डाउन इन द फ्लेम्स का क्या मतलब होगा कि बुरी तरीके से या शानदार तरीके से हार जाना। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइन, जो लाइंस लिखी गई है उनके अंदर के मतलब को भी समझना, बात के अंदर के मतलब को भी समझना, बात के अंदर के मतलब को भी समझना। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल सही, सटीक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो हमने देखिए, आपको ये जब 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो ये हो सकता है कि पेपर में भी आगे आ जाए आपके, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन एन इनकरेक्टली स्पेल वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा गया है, इसमें हमारे को बताना है कि कौन सा जो वर्ड है वो गलत स्पेलिंग लिखी गई है उसकी। ठीक है, द साइंटिस्ट वर्कड लेट, फ्लोरोसेंट लाइट्स अबव इन द लेबोरेटरी इल्यूमिनेटेड बाय द ब्राइट ग्लो ऑफ। तो देखिए हर एक सेंटेंस को तोड़, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को तोड़ के लिख दिया गया है। अब हमें बताना है कि किस में गलती है। तो अगर हम देखें, फ्लोरोसेंट ये लिख रखा है हमारे पास, फ्लोरोसेंट, तो इसकी जो सही स्पेलिंग होती है वो क्या होती है हमारे पास, फ्लोरीसेंट। यहां से पता चल गया कि फ्लोरीसेंट की स्पेलिंग आगे भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, FLORESCENT, और यहाँ पर क्या दे रखी थी, FLUORO। ठीक है, ORO, जबकि क्या होना था, E होना था। ठीक है, तो यहां से हमारे को एक और पर्सपेक्टिव मिल गया। अब देखिए, ये थे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। अब आती है बारी हमारे पास रीजनिंग की। तो इन सर्टेन कोर्ट लैंग्वेज A plus B means A is the son of B, A minus B means A is the brother of B, A multiply B means A is the wife of B, A percentage B means A is the father of B। उसके बाद बोला गया है कि जो चेतन है वो कैसे रिलेट करता है अजय से, और यहाँ पर हमारे पास एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट दी गई है। अब देखिए हमारे को जो ये ऊपर लिखा गया है इसमें से ये देखना है कि प्लस का क्या मतलब होता है, सन। ठीक है, माइनस का क्या मतलब होता है, ब्रदर। मल्टीप्लाई का मतलब होता है हमारे पास वाइफ। परसेंटेज का मतलब होता है फादर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये नोट डाउन करनी है। दूसरा ये भी देखना है कि A प्लस बी में A के साथ रिलेशन बता रहे हैं या B के साथ रिलेशन बता रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। इसी के थ्रू हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखिए चेतन लिख रखा है, चेतन माइनस राज। ठीक है, चेतन माइनस राज, यानी कि माइनस का क्या मतलब होता है, ब्रदर। तो A इज द ब्रदर ऑफ B, किसका रिलेशन बताया गया है, A का रिलेशन बताया गया है B से। तो चेतन का रिलेशन बताया गया है राज से, कि चेतन इज द ब्रदर ऑफ राज। चेतन क्या है हमारे पास, किसका ब्रदर है हमारे पास, वो राज का ब्रदर है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। आगे लिखा गया है राज प्लस तरुण, प्लस का क्या मतलब होता है, सन। राज इज द सन ऑफ तरुण, तो राज क्या है हमारे पास, सन है किसका, तरुण का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई, तरुण मल्टीप्लाई मानव, तो तरुण इज द वाइफ ऑफ मानव, तरुण इज द वाइफ ऑफ मानव। ये क्या, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, तरुण इज द वाइफ ऑफ मानव। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, तरुण इज द वाइफ ऑफ मानव। अब उसके बाद परसेंटेज आ गया, मानव परसेंटेज अजय। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, फादर, तो मानव इज द फादर ऑफ अजय। मानव क्या हो गया, फादर हो गया किसका, अजय का। तो देखिए इनडायरेक्टली ये हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये 3 क्या हो गए, इनके बच्चे हो गए। तो यहाँ पर इनके पास ऐसा रिलेशन बन जाएगा। तो हमारे से पूछा गया है जो चेतन है वो अजय से कैसे रिलेटेड है। ये जो चेतन है ये हमारे पास अजय से कैसे रिलेटेड है, तो क्या है, ये ब्रदर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ से हमने ये सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये ट्री बनाना आता है तो आप इजिली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि 7 पीपल NOPQUVNW सिटिंग इन रो में बैठे हुए हैं, और क्या कहाँ को देख रहे हैं, नॉर्थ को देख रहे हैं। तो देखिए हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसी हमारी डायरेक्शंस होती है, यानी कि वो इस तरफ को अपना चेहरा करके देख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा नॉर्थ
अगर हम यहाँ पर देखें तो राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। सबसे पहले ये चीज तो हमने ये क्लियर करनी है अपने माइंड में। ओनली एन सिट टू द लेफ्ट ऑफ यू। कौन बैठ सकता है यू के लेफ्ट में? केवल एन। कौन बैठ सकता है? केवल एन। तो अगर हम यहाँ यू को रखें तो सिर्फ यही बैठ सकता है ना इसके लेफ्ट में, इसके अलावा तो कोई नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर एक ये हमने जो पहले लिखा था उसको यहाँ पर फिट कर दिया, ठीक है। ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन एन एंड क्यू। एन एंड क्यू के बीच में 4 पीपल बैठ सकते हैं। तो एक तो ये बैठ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्यू, ठीक है। ओनली डब्ल्यू सिट बिटवीन वी एंड ओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रखा है तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकते हैं, रुक के थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। एंड वी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। जो वी है वो किसका नेबर नहीं हो सकता? किसका? क्यू का। यानी कि वी ना तो यहाँ आ सकता, वी ना तो यहाँ पर आ सकता, ठीक है। तो वी कहीं और आएगा। अब पिछली स्टेटमेंट पे फिर एक बार जाते हैं। ओनली डब्ल्यू सिट बिटवीन वी एंड ओ। डब्ल्यू बैठ सकता है किसके बीच में? वी एंड ओ के बीच में। तो यानी हम वी को यहाँ रखेंगे, डब्ल्यू को यहाँ रखेंगे और ओ को यहाँ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द लाइन। अब देखिए यहाँ पर कौन बचा? पी बचा, उसको बिठा देते हैं। अब ये हमारे पास हो गया लेफ्ट वाला, ये हो गया राइट वाला। तो इन्होंने पूछ रखा है कि कौन बैठा है एक्सट्रीम राइट में? कौन बैठा है एक्सट्रीम राइट में? पी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे हमारे को पता चल गया कि जो बी है हमारा वो सही है।